हेलो फ्रेंड्स। आज हम मेरे पुराने छात्रों में आज बहुत दिनों बाद एक स्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे क्लास 12 मैथ्स कॉमर्स फर्स्ट ईयर बीकॉम राजस्थान की सुगढ़ यूनिवर्सिटी, बीसीए राजस्थान यूनिवर्सिटी और गुजरात की यूनिवर्सिटी में भी बीबीएम में भी ये चलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यूँ तो देखा जाए तो काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इसके प्रश्न आते हैं। एमकॉम और एनडीए में भी इसका अलग अलग लेवल होता है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे और इसका क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स में भी प्रायिकता का एक चैप्टर है और 10th में भी प्रायिकता का चैप्टर, मतलब ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे हम बात करते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता सांख्यिकी की एक एप्लीकेशन है जिसमें इसका संबंध ऐसी क्रिया से है जो अनिश्चित प्रकृति की होती है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है कि जो निश्चित नहीं है, जो हो भी सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल मैं अनिश्चित प्रकृति की घटना की अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, एक वैज्ञानिक है ने किसी घटना के 10 परीक्षण प्राप्त किए, उनमें से कितने परीक्षण सत्य होंगे। जैसे एक वैज्ञानिक है, उसने मान लीजिए 10 टेस्ट किए किसी मेडिकल किसी दवाई पे, मान लो एक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट है, उसने 10 एक्सपेरिमेंट किए। अब वो 10 एक्सपेरिमेंट मान लो उसने अलग अलग जगह पर किए, परंतु वो एग्जैक्टली कह सकता है कि ये 10 एक्सपेरिमेंट ट्रू होंगे, उसमें से कितने ट्रू होंगे और कितने फॉल्स होंगे, इसका एक सिर्फ एस्टिमेशन लगाया जाता है। एक एग्जाम्पल होता है, यदि हम किसी सिक्के को उछालें, है ना, जैसे सिक्के के उछाला जाना, 52 ताश के पत्तों में से पत्ते का निकाला जाना, ये सभी प्रकार की घटनाएं क्या है, प्रायिकता के अंतर्गत आती है। ये तो हमने पढ़ी थी इसकी सैद्धांतिक परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिकली बता दूं। प्रायिकता में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आपकी कुल घटना। अब कुल घटना का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर कुल घटना, इसकी गणितीय परिभाषा की बात करें, प्रोबेबिलिटी की अगर हम गणितीय परिभाषा की बात करें तो इसको गणितीय डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। गणितीय परिभाषा, इसकी गणितीय परिभाषा की अगर मैं बात करूं, इसको हम लिख सकते हैं P प्लस Q इजिकल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब कई जगहों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी और इसके ऊपर एक प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बनी है। यहाँ पर P का मतलब क्या है, तो यहाँ पर P का मतलब है किसी भी घटना के घटने की संभावना, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी, फेवरेबल चांस, और Q का मतलब है किसी भी घटना के नहीं घटने का चांस, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब गणितीय परिभाषा के रूप में अगर हम कहें, जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक चीज़ होती है इसको हम कुल घटना के रूप में भी लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कुल घटना में 2 प्रकार के मान होते हैं। एक तो होते हैं m। अब यहाँ पर हमें m और n को समझना बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी। m का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है। m का मतलब है किसी भी कुल घटना में से अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कि फेवरेबल इवेंट्स कितनी है, मतलब अनुकूल परिणामों की बारंबारता। किसी भी घटना में अनुकूल परिणाम, मतलब कि उसमें फेवरेबल इवेंट कितने हो सकते हैं। किसी भी घटना में अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब हमें यहाँ पर दूसरी बात करनी है, m का मतलब क्या है, किसी भी घटना में अनुकूल परिणामों की संख्या, और n का मतलब है किसी भी घटना में प्रतिकूल परिणामों की संख्या। प्रतिकूल का मतलब है कि कितनी इवेंट्स ऐसी है, नंबर ऑफ इवेंट्स ऐसी है जिसमें वो घटना नहीं घटित हो सकती, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एग्जाम्पल के द्वारा। किसी भी प्रतिकूल परिणाम या विपरीत परिणाम, प्रतिकूल परिणाम की संख्या। प्रतिकूल परिणाम का मतलब है कि अब अपन इसको, ये तो हो गई इसकी गणितीय परिभाषा, जिसमें मैंने आपका लिखा था
P + Q बराबर 1 होता है। कुल घटना का मान हमेशा 1 होता है, जिसमें दो चीज़ों से मिलकर मिलाना है, एक तो होगा m और एक होगा n। अगर इसको कभी भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको m और n के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक बैग है, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जिसमें उसको अपन मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक बैग है, उसमें 3 प्रकार की बॉल्स कंटेंट है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास में मान लीजिए कोई बैग है। अब इस बैग में मान लीजिए ये 3 बॉल हैं, ये 2 बॉल्स हैं और ये 4 बॉल हैं। अब मान लीजिए ये जो 3 बॉल हैं ये तो है वाइट, ये 2 बॉल है मान लीजिए रेड है, और ये जो 4 बॉल है मान लीजिए ब्लू है। मान लीजिए 3 बॉल है, ये मैं लिखता हूँ W वाइट, यहाँ मैंने लिखा W। ये 3 बॉल है जो W, और ये जो 2 बॉल है जिनका कलर है ये रेड है और इसका कलर भी रेड है, और ये जो 3 बॉल है इसका कलर मान लीजिए कितना है, येलो है। ये येलो कलर की गेंद है, ये येलो और ये येलो। अभी अगर हम इस बैग की बात करेंगे, इस बैग के अंदर m + n की वैल्यू कितनी होगी। इस बैग के अंदर टोटल m + n की जो वैल्यू, मतलब कुल घटना जो है इस थैले के अंदर अभी है वो कितनी है, 3 + 2 7 और फिर कितनी हो गई 10। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे m + n मिला करके टोटल वैल्यू कितनी है 10 है, मतलब यहाँ पर कुल घटना, कुल परिणाम अभी इसके अंदर 10 है। अब मान लीजिए अगर आपसे यूँ कहे कि अगर एक गेंद को बिना देखे अगर यादृच्छिक रूप से निकाला जाए, उस गेंद के पीली गेंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तभी यहाँ पर हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, पीली गेंद। P बराबर क्या होगा, पीली गेंद। अब उसमें m की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो कितनी गेंदें ऐसी है जो पीली गेंद नहीं है, तो आप देख लीजिए 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, ये कितनी होगी आपकी 5 और 3, ये टोटल गेंद आपकी कितनी है यहाँ पर 8 है। अब अगर हम 8 बॉल में से अगर 3 गेंद माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगी कितनी, 5 गेंद बच जाएगी। 5 गेंदें ऐसी है जो पीली नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद आने की प्रायिकता। अब यादृच्छिक का मतलब है बिना देखे। अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है कि अगर बिना देखे इस थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी वो पीले कलर की होगी। तो सबसे पहले तो हमारा P बराबर क्या है, यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, पीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना होगा m का मतलब क्या है, बैग में ऐसी कितनी गेंदें हैं जो पीली है। तो हमने यहाँ पर m बराबर पीली गेंद ही क्यों लिया, कारण क्या है, क्योंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है, पीली गेंद आने की संभावना ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास पीली गेंदों की संख्या कितनी, 3 है। अच्छा बताइए बैग में ऐसी कितनी गेंदें जो पीली नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुल गेंदों में से पीली गेंद अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 5 गेंद ऐसी जो पीले कलर की गेंद नहीं है, मतलब कि इन 5 गेंदों में से पीली गेंद आ ही नहीं सकती है, और पीली गेंद आएगी तो 3 में से आएगी। अब हमको ज्ञात क्या करना है, पीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर दो। तो हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे P का मतलब है होने की संभावना। तो P = क्या होगा, देखिए P यहाँ पर होगा फ्रेंड्स m/m + n। अब यहाँ पर m, क्योंकि हम अनुकूल की बात कर रहे हैं तो हम ऊपर अनुकूल लेंगे नॉमिनेटर में। तो हमारे पास में यहाँ पर कितनी गेंदें ऐसी है जो पीली है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है, और पीली गेंद यहाँ पर 3 + 5 ये हो गई टोटल इवेंट। तो उस पीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। मतलब कि अगर इस थैले में से एक गेंद बिना देखे अगर निकाली जाए तो उसके पीले कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 होगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, मान लीजिए यदि आपसे कहे कि पीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, यदि आपको Q कैलकुलेट करना है तो Q कैलकुलेट करना इजी। कारण क्या है, होने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/8 है तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 3/8। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और फिर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 और 3। 8 - 3 = क्या आएगा, 5/8। इसका मतलब क्या है, P का मतलब क्या, पीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 है, और पीली गेंद नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8 है।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कुल घटना का मान हमेशा 1 होता है, तो हम ये भी प्रूव कर देते हैं, इसको 1 ला के दिखाते हैं। P + Q बराबर 1 आना चाहिए। तो हमारे पास में P की वैल्यू कितनी है इसमें P की वैल्यू कितनी है 3/8 है, ये लो 3/8। अच्छा इसमें Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू है 5/8। अभी हमें इसको प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे कितना 8 और ऊपर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 3, तो हमारे पास में आएगा क्या 8/8 और 8/8 को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये सिद्ध होता है चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो, चाहे वो घटना सामाजिक हो, चाहे वो घटना राजनीतिक हो, चाहे वो घटना जीव विज्ञान की हो, सभी प्रकार की घटनाओं का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो प्रश्न या तो पूछे जाते हैं ताश के पत्तों से संबंधित। अभी हमें प्रायिकता की परिभाषा हमने पढ़ी, एक उदाहरण देखा। अभी मैं यहाँ पर बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, घटना घटना घटना। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रायिकता में घटना कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रायिकता में अभी हम बात करेंगे घटना कितने प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा घटना के बारे में। हाउ मेनी टाइप ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी में कुल कितने टाइप की घटना होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट टाइप की जो घटना आपके लिए लिख रहा हूँ जिसका नाम है स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना। अभी मैं आपको लिखूंगा इसकी परिभाषा भी। स्वतंत्र घटना के बाद में दूसरे प्रकार की जो घटना है उसका नाम है आश्रित घटना, जिसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। आश्रित घटना। तीसरे प्रकार की जो घटना है उसका नाम है फ्रेंड्स परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना। और चौथे प्रकार की जो घटना है उसका नाम है संयुक्त घटना या मिश्रित घटना। संयुक्त घटना। ये मैं आपको भी सभी प्रकार की घटना के बारे में समझाऊंगा। इसका थ्योरेटिकल प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि 12th क्लास कॉमर्स में लास्ट ईयर पेपर आया था स्टैटिस्टिक्स के राजस्थान बोर्ड में, इकोनॉमिक्स में, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कुछ 5 घटनाएं दी थी और उनके आगे एरो बना के पूछा गया था, तो उसको मेल मिलाप करता था। इस तरह का प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र घटना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिपेंड इवेंट। स्वतंत्र घटना क्या होती है मैं आपको बताऊँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हो इसको यूँ लिख सकते हैं, एक घटना के घटने का प्रभाव यदि दूसरी किसी घटना पे ना पड़े, है ना, एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पे नहीं पड़ता है तो वो दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, 52 ताश के पत्तों में से पहला पत्ता अगर आप निकालते हो फिर उसको पुनः उस गड्डी में रख करके दूसरा पत्ता यदि वापस से निकाला जाता है तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। कारण क्या है, पहली घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ेगा, उसको स्वतंत्र घटना कहा जाएगा। मान लीजिए अगर निरंतर रूप से अगर 2 घटना, ये तो फिर स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना में आप क्या लिख सकते हो, एक घटना के घटने का प्रभाव अगर दूसरी घटना पे नहीं पड़े तो वो स्वतंत्र है। जैसे कि मान लीजिए एक बैग है, उसमें 3 प्रकार की बॉल है, तो कुल 10 गेंद है। अब आपने क्या किया, 2 बार में 2 घटनाएं घटवाई। पहली बार में आपने पहली गेंद निकाली और उसको वापस बैग में रख दिया, फिर दूसरी बार में आपने दूसरी गेंद निकाली फिर उसको आपने वापस बैग में रख दिया। तो यह दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये होगी स्वतंत्र घटना। अब मैंने आपको बताया था आश्रित घटना। आश्रित घटना को इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं, इसको लिख देता हूँ डिपेंडेंट इवेंट। अभी मैं आपको बताऊँ डिपेंडेंट इवेंट क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाई डिपेंडेंट इवेंट। इसका उल्टा कर दीजिए, स्वतंत्र घटना का उल्टा होता है आश्रित घटना। मतलब कि आश्रित घटना की परिभाषा में लिख सकते हैं, एक घटना के घटने का प्रभाव अगर दूसरी घटना पर पड़ता है तो वो दोनों घटनाएं आपस में आश्रित घटना कहलाती है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए ताश के 52 ताश के पत्तों में से, है ना, 2 पत्ते लगातार निकाले जाए एक के बाद एक। पहला पत्ता निकाला और उसको गड्डी, पहला पत्ता अगर निकाल के उसको साइड में रख दिया जाए, फिर दूसरी बार में दूसरा पत्ता निकाला जाएगा,
तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी घटना के घटने का जो प्रभाव है, मतलब कि दूसरी घटना के घटने का जो इफेक्ट है वो पहली घटना से रिलेटेड होगा। कारण क्या, मान लीजिए आप 52 ताश के पत्तों में से, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि पहला पत्ता आप कहते हो कि काली का एक्का है, ठीक है, और दूसरा पत्ता आप कहते हो कि वो लाल पान का एक्का है। अगर मान लो पहली बार में अगर लाल पान का एक्का आ जाएगा तो लाल पान के एक्का आने की प्रोबेबिलिटी दूसरी बार में थोड़ी सी कम हो जाए। मान लीजिए पहली बार में आपके पास में मान लीजिए टोटल इवेंट थी कितनी, 52, ठीक है, और दूसरी बार में अगर मान लो आपकी टोटल इवेंट कम होकर के कितनी हो जाए 51, और तीसरी बार में आपकी टोटल इवेंट की संख्या क्या हो जाए, तीसरी घटना पर 50, और चौथी घटना पर अगर क्या रह जाए 49 रह जाए। मतलब कि एक घटना के घटने के बाद लगातार घटनाओं पर उसकी कुल घटना के मानों में अगर कमी आती चली जाती है तो ये सभी घटनाएं पूर्ववर्ती घटनाओं पर निर्भर रहेगी, स्वतंत्र घटना नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है। परस्पर अपवर्जी घटना के कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। मेरे पास में 2 ऐसे आइटम है जो परस्पर अपवर्जी घटना के उदाहरण है, जिसको आप नॉर्मली अपने लूडो गेम का एक वो सांप सीढ़ी में एक पासा आता है जो आपने देखा होगा, जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक, जिसको अपन डाइस बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ।